जिसके अंतर्गत एक बार फिर से आपका स्वागत, अभिवादन है। हम हिंदी की इस श्रृंखला में आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास पर चर्चा कर रहे हैं और आज जिस विषय पर हम बात करेंगे वह है हिंदी में ज्ञान साहित्य लेखन। हम जानते हैं कि हिंदी साहित्य का सुदीर्घ इतिहास वह वस्तुतः कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, रेखाचित्र, संस्मरण, डायरी आदि विधाओं का इतिहास है। किंतु आवश्यकता को देखते हुए, समय को देखते हुए यह अपेक्षा की जाती रही है कि अद्यतन अधुनातन ज्ञानवर्धक साहित्य का लेखन भी हिंदी में होना चाहिए। उसमें राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिन किन्हीं विषयों को लेकर, अनुशासनों को लेकर चिंतन हुआ, लेखन हुआ, हिंदी जगत के पाठक को भी उससे अवगत कराया जाए, उससे जोड़ा जाए। बहुत से प्रतिष्ठित और स्थापित रचनाकारों ने हिंदी में ज्ञान साहित्य के अलग अलग आयामों पर लेखन की एक सशक्त परंपरा स्थापित की। इसको हम साहित्येतर विषयों के लेखन की परंपरा के रूप में भी देख सकते हैं। हम जानते हैं कि यह परंपरा मौलिक और अनूदित दो रूपों में हमारे सामने उपस्थित होती है। हिंदी में साहित्येतर विषयों और क्षेत्रों के संबंध में जब हम चर्चा करते हैं तो हम देख सकते हैं कि आधुनिक युग में इसका भी एक इतिहास विद्यमान रहा है। प्रारंभिक हिंदी, जिसको खड़ी बोली से इतर विभिन्न रूपों में देखा जाता था, वह केवल साहित्य और साहित्यिक विधाओं तक, साहित्य की संवेदनाओं तक सीमित दिखाई देती है। हिंदी एक सशक्त, एक मजबूत, एक समर्थ भाषा है। उसके पास ब्रज भाषा, अवधी भाषा, मैथिली, राजस्थानी, भोजपुरी, मागधी, हरियाणवी आदि हिंदी की 18 बोलियों में लिखित कविताएं और साहित्य, जिसमें लोक साहित्य भी उपलब्ध है, वह उसके पास मौजूद है। प्रचुर मात्रा में इन क्षेत्रों में लेखन की एक सुदीर्घ परंपरा विद्यमान है। किंतु ज्ञान साहित्य का या ज्ञान विज्ञान के साहित्य का और अन्य अनुशासनों से जो उसकी संबद्धता है, वह उस रूप में हिंदी में हमें देखने को नहीं मिला प्रारंभ में, जिस रूप में देश विदेश की अनेक भाषाओं में यह उपलब्ध रहा। किंतु ज्ञान साहित्य, विज्ञान साहित्य, इतिहास लेखन, राजनीति विषयक लेखन, भूगोल, ललित कला, भक्ति, धर्म, अध्यात्म, मनोविज्ञान, दर्शन, गणित, इन क्षेत्रों में हिंदी रचनाकारों का प्रवेश उन प्रारंभिक 3 युगों में, आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल, उनमें हमें दिखाई नहीं देता। यह खड़ी बोली के आगमन के पश्चात ही उपस्थित हो पाता है। ब्रज और अवधी में, मैथिली और भोजपुरी में कुछ ज्ञान विज्ञान के विषयों पर लेखन तो हुआ, जैसे ज्योतिष शास्त्र पर, दर्शन शास्त्र पर, युद्ध शास्त्र पर, खगोल शास्त्र पर, किंतु वह उस तरह के गद्य लेखन के रूप में उपस्थित नहीं था जैसा कि आधुनिक युग में आकर खड़ी बोली हिंदी के माध्यम से हमारे समक्ष उपस्थित हुआ। इन सभी अनुशासनों का हिंदी में
लेखन एक सुनिश्चित प्रयोजन के कारण ही हुआ। एक उद्देश्य था, एक अपेक्षा थी कि हिंदी भाषा के लेखन को अद्यतन अधुनातन विषयों से जोड़ा जाए, वैश्विक ज्ञान विज्ञान और चिंतन को हिंदी के साहित्य से जोड़ा जाए। इसलिए इस साहित्य को ज्ञान साहित्य, प्रयोजन परक या प्रयोजन मूलक साहित्य या उद्देश्य मूलक साहित्य भी कहा गया। एक विशिष्ट प्रयोजन की सिद्धि के निमित्त ही हिंदी भाषा में खड़ी बोली हिंदी में इन विधाओं का लेखन प्रारंभ हुआ था। इसकी शुरुआत भी भारतेंदु युगीन आधुनिक हिंदी के युग में ही हुई और अनेक महत्वपूर्ण पुस्तकें इन क्षेत्रों में और अनुशासनों में लिखी गईं और लगातार लिखी जाती रही। ज्ञान साहित्य लेखन के प्रारंभिक दौर में अगर हम दृष्टि डालें तो इतिहास विषयक ग्रंथों में हिंदी साहित्य के स्थापित रचनाकार जो कवि, गद्यकार, अनुवादक भी रहे, पत्रकार भी रहे, उन्होंने भी इस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान किया। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद एक जाना माना नाम हिंदी में है। उन्होंने इतिहास तिमिर नाशक रचना 1873 में इतिहास विषयक लिखी। पूरनचंद मुंशी कृत अवध समाचार 1876 में प्रकाश में आया। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो आधुनिक काल के, आधुनिक युग के प्रणेता माने जाते हैं, उन्होंने बूंदी का राजवंश नाम से 1882 में इतिहास विषयक एक महत्वपूर्ण पुस्तक का लेखन किया। देवी प्रसाद मुंसिफ कृत आमेर के राजे 1893 में और मारवाड़ के प्राचीन लेख 1896 में यह भी प्रकाश में आए। इस तरह की पुस्तकों के लेखन से यह ज्ञात हुआ कि हिंदी के लेखक, हिंदी के रचनाकार इतिहास और भूगोल विषयक समस्त जानकारियों को रचनाओं के माध्यम से हिंदी पाठकों तक लाना चाहते हैं। महाराज सिंह कृत इतिहास बुंदेलखंड, बुंदेलखंड एक महत्वपूर्ण स्थान है और बुंदेलखंड से बड़े बड़े रचनाकार, बड़े बड़े साहित्यकार, बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानी जुड़े रहे हैं। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। हमने कविताओं में, कहानियों में, उपन्यासों में भी बुंदेलखंड को प्रचुर मात्रा में पढ़ा है, जाना है। तो बुंदेलखंड के इतिहास पर महाराज सिंह ने 1896 में पुस्तक लिखी। इस तरह की अनेक पुस्तकें इतिहास लेखन आधारित हैं। इनमें प्रारंभिक रचनाएं होने के बावजूद इतिहास लेखन की जो एक कला है, एक सूझबूझ है, एक सिद्धांतिकी है, वह उनके इतिहास बोध का परिचय देती है। इतिहासकार के रूप में हिंदी के रचनाकार कितने जागरूक रहे, उन्होंने कितने गहन गंभीर अध्ययन से इतिहास को शब्दबद्ध किया, यह इसका उदाहरण दिखाई देता है। राजनीति विषयक लेखन में भी हिंदी ने प्रचुर योगदान किया। श्रीनिवास दास, जिन्होंने राजनीति नाम से 1869 में और देवीदास ने राजनीति नाम से 1873 में ग्रंथ लिखे। इसका मतलब राजनीति क्या है, और जब हम चाणक्य को याद करते हैं तो उन्होंने जिस तरह से राजनीति के परिदृश्यों को उद्घाटित किया था, उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए पारंपरिक और प्राचीन पद्धति पर लिखे गए ये राजनीति विषयक ग्रंथ भी महत्वपूर्ण हमें दिखाई देते हैं। भूगोल विषयक लेखन में हम देखें तुलना में लेखन कम हुआ, लेकिन लक्ष्मी शंकर मिश्र ने प्राकृतिक भूगोल चंद्रिका 1876 में
हिंदी में लिखी और एक बड़ी रिक्ति का जो पूर्ति है वह की। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने भूगोल हस्तामलक नाम की एक प्रसिद्ध रचना 1877 में लिखी। तो भारत एक बड़ा देश है, विशाल देश है, अनेक राज्य हैं और इसका जो भूभाग है वो कहां कहां किस किस रूप में है, उस सब की जानकारी पर्वतीय क्षेत्र, समतल क्षेत्र, नदियों का, झरनों का, पहाड़ों का, ये सब का उल्लेख उसमें मिलता है। भगवान दास वर्मा ने पश्चिमोत्तर तथा अवध का भूगोल नाम से 1887 में एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी। हम देख सकते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों के भूगोल को लेकर लेखन की यह परंपरा हमारे सामने उपस्थित होती है। ज्वालानाथ नागर ने जगत दर्शन नाम की एक उल्लेखनीय रचना 1899 में लिखी। उसमें भारत के साथ साथ भारतेतर क्षेत्रों के भूगोल का, स्थलों का उल्लेख भी विधिवत किया गया। इसी तरह ललित कला विषयक लेखन, सौरेंद्र मोहन ठाकुर ने गीतावली संगीत विषयक एक पुस्तक, म्यूजिक भी, संगीत भी ज्ञान क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहचान रखने वाला अनुशासन है और एक पूरी स्वतंत्र विधा है। उसकी अपनी एक शिक्षण पद्धति, अध्ययन पद्धति है। ललित कलाओं के अंतर्गत संगीत को ध्यान में रखते हुए गीतावली 1878 में लिखी गई महत्वपूर्ण रचना है। गोपाल दास ने संगीत सप्तार्णव तरंग नाम से 1882 में एक पुस्तक लिखी। भक्तराम ने राग रत्नाकर नाम से 1885 में और मणिराम ने सितार चंद्रिका 1893 में तथा राजा फतेह सिंह वर्मा ने राग प्रकाशिका 1899 में। इस तरह संगीत का एक सशक्त और सुदीर्घ इतिहास है। भारत में गायन, गीत, संगीत आदि की एक वैविध्यमयी और महत्वपूर्ण परंपरा हमें मिलती है। अलग अलग राज्यों में नृत्य और गीतों का, संगीत का जो उल्लेख मिलता है, उन सब को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार की कलात्मक रचनाएं लिखने का काम भी किया गया। इसी तरह भक्ति, दर्शन और धर्म के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं प्रकाश में आईं, जिन्होंने भारतीय समाज को आंदोलित किया, उद्वेलित किया और इन अनुशासनों में पठनीयता के प्रति जागरूक भी किया। एक बहुत ही चर्चित, प्रसिद्ध, महत्वपूर्ण पुस्तक स्वामी दयानंद सरस्वती की सत्यार्थ प्रकाश आर्य समाज के महत्वपूर्ण ग्रंथों में 1875 में प्रकाशित इसकी गणना की जाती है। श्रद्धाराम फुल्लोरी ने आत्मचिकित्सा नाम से 1867 में एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी थी। श्रद्धाराम फुल्लोरी का नाम हम जानते हैं कि महत्वपूर्ण नाम है और हिंदी में ऐसे अनेक आरतियां, भजन उनके नाम से जाने जाते हैं। गोपालदास कृत वल्लभाख्यान नाम की पुस्तक 1873 में प्रकाश में आई। कृष्णचंद्र धर्माधिकारी कृत ज्ञान प्रदीप नाम की पुस्तक 1874 में प्रकाशित हुई। कृष्णदास लिखित ज्ञान प्रकाश भी 1874 में प्रकाशित पुस्तक है। ये सब भक्ति और ज्ञान के क्षेत्र में, दर्शन और धर्म के क्षेत्र में इन पुस्तकों ने न केवल
भारतीय समाज को जागरूक किया, बल्कि प्रेरित भी किया। हरिदास कृत परमार्थ चिंतन विधि 1876 में प्रकाशित रचना है। आत्माराम जी महामुनि द्वारा लिखित जैन तत्वादर्श 1884 में लिखित जैन दर्शन, जैन साहित्य, जैन जीवन शैली, इन सब को, उनकी भक्ति पद्धति, इन सब को विवेचित करने वाली महत्वपूर्ण रचना है। रमाकांत शरण, जिन्होंने प्रेम सुधा रत्नाकर नाम से एक रचना 1893 में लिखी, वह भी इस क्षेत्र में, इस अनुशासन में एक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है, क्योंकि भक्ति और प्रेम का व्यापक क्षेत्र है, दर्शन का व्यापक क्षेत्र है, भगवत प्रेम, भगवत भक्ति, इन सबको भी इसके अंतर्गत समाहित किया गया है। इसी तरह चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में भी अनेक दुर्लभ ग्रंथ देखने को मिलते हैं। इससे यह तो पता लगता है कि खड़ी बोली के आगमन से वह जो एक पारंपरिक लेखन हिंदी में चल रहा था, जिसको हम चारण काव्य, प्रशस्ति काव्य या शास्त्रीय लेखन की परंपरा या भक्ति और प्रेम तक केंद्रित रहने वाली परंपरा, उनसे बाहर निकलने का एक अवसर मिला। और भारतेंदु और द्विवेदी युग में तो आह्वान भी रचनाकारों से किया गया कि वो इन पारंपरिक जो ब्रजभाषा, अवधी, भोजपुरी, मैथिली आदि में जो पारंपरिक विषय लेखन के माध्यम से उद्घाटित होते रहे, उनसे बाहर निकलकर, उनसे हटकर अब जो प्रासंगिक विषय हैं, जो महत्वपूर्ण विषय हैं, उन सब पर भी लिखा जाए, जिससे हिंदी की ताकत का बोध हो और हिंदी की एक सार्वभौमिकता का, विषयानुशासन को आत्मसात करने की शक्ति का परिचय भी प्राप्त हो। इस दृष्टि से चिकित्सा विज्ञान के अंतर्गत आयुर्वेद पर, एलोपैथी पर, होम्योपैथी पर बहुत सारी पुस्तकें हिंदी में लिखी गईं, अभी भी लिखी जा रही हैं निरंतर। अब हिंदी जिस तरह से सक्षम, समर्थ होकर हमारे सामने आ रही है, वो इसी आधारशिला का सुपरिणाम है जो भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, इन सब में हमें उपलब्ध होती है। आयुर्वेद में आयुर्वेदाचार्य जनार्दन भट्ट ने वैद्यक रत्न नाम से 1882 में एक पुस्तक लिखी। श्री कृष्ण शास्त्री ने चिकित्सा धानुसार 1885 में एक रचना उपलब्ध कराई, और एलोपैथी विषयक लेखन में डॉक्टर ब्रजलाल ने शस्त्र चिकित्सा नाम से 1887 में, पशु चिकित्सा संबंधी ग्रंथ डॉक्टर शिव प्रसाद मैत्र ने पशु चिकित्सा नाम से 1895 में। तो चिकित्सा न केवल मानव जगत के लिए, पशु पक्षियों के लिए भी चिकित्सा पर लेखन की एक परंपरा हमें 1895 से प्राप्त होती है। होम्योपैथी पर भी केदारनाथ चटर्जी ने होम्योपैथिक सार नाम से पुस्तक लिखी। ऐसी बहुत सी पुस्तकें चिकित्सा को लेकर, शल्य चिकित्सा, अन्य एलोपैथी की चिकित्सा, होम्योपैथी की, आयुर्वेद की, तो यूनानी चिकित्सा पर भी बहुत सी पुस्तकें हिंदी में लिखी गईं। इन पुस्तकों का हिंदी जगत में भव्य स्वागत हुआ। ये जन सामान्य की हिंदी में लिखित वो पुस्तकें थीं जिनसे घरेलू चिकित्सा के रास्ते भी प्रशस्त हुए। और ऐसे भी बहुत से ग्रंथ लिखे गए जिनमें घर परिवारों में मिलने वाले चिकित्सा के साधन, उपकरण और प्रविधियां, इनका भी उल्लेख उन रचनाओं में किया गया।
इसी तरह विज्ञान के क्षेत्र में गणित, ज्योतिष, भौतिक शास्त्र, पदार्थ विज्ञान, ऐसे बहुत से डिसिप्लिन या अनुशासन थे जिन पर लगातार हिंदी में पुस्तक लेखन हुआ, पत्र पत्रिकाओं में लेखन हुआ। बहुत सी अखबारों ने, समाचार पत्रों ने भी इस तरह के लेखन को प्रोत्साहित किया। हिंदी जगत के रचनाकार मौलिक और अनुदित रूप में इस तरह की सामग्री को पत्र पत्रिकाओं के लिए और पुस्तकाकार रूप में प्रस्तुत करने को प्रस्तुत रहे। आदित्य भट्टाचार्य ने बीज गणित नाम से 1874 में हिंदी में एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी। शिवचरण लाल क्षेत्रमिति प्रकाश नाम से 1875 में एक पुस्तक लिखते हैं। तो गणित और बीज गणित, इसी तरह उसकी जितने भी शाखाएं हैं उन सब को लेकर लेखन नवीन चंद्र राय ने स्थिति तत्व और गति तत्व नाम से 1882 में पुस्तक लिखी। सुधाकर द्विवेदी ने चलन कलन नाम से 1886 में और समीकरण मीमांसा, जो कि 2 खंडों में लिखित पुस्तक है, प्रकाश में आई। इससे यह तो ज्ञात होता है कि लगभग 1850 के बाद हिंदी में जो लेखन प्रारंभ हुआ वह केवल कविता लेखन नहीं था, जबकि इससे पहले आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल में लगभग 1000 साल का हिंदी का जो इतिहास है वो कविता का इतिहास दिखाई देता है। ब्रजभाषा में कुछ छुटपुट गद्य लेखन हुआ, टीका टिप्पणी आदि लिखे गए, लेकिन वो उस तरह से गद्य लेखन की शैली में गिने नहीं गए, शामिल नहीं हुए। इस तरह हम देख सकते हैं कि महेंद्र भट्टाचार्य ने पदार्थ दर्शन नाम से 1873 में, लक्ष्मी शंकर मिश्र ने पदार्थ विज्ञान विटप नाम से 1875 में महत्वपूर्ण जो अनुशासन क्षेत्र हैं उन पर लेखन किया। इस बात का यह साक्षी है, प्रमाण है कि उस समय ज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में अधिकांशतः अंग्रेजी का बाहुल्य था, प्रचलन था, और अंग्रेजी के वर्चस्व के कारण हिंदी में इस तरह के साहित्य की पठनीयता, लेखन की परंपरा वह उतनी मजबूत नहीं थी, इसलिए बहुत कम लेखन हुआ था। लेकिन यह प्रशंसनीय, सराहनीय है कि अंग्रेजी के उतने बड़े वर्चस्व के बावजूद हिंदी की पत्र पत्रिकाओं ने, हिंदी के रचनाकारों ने, हिंदी के लेखकों ने ज्ञान विज्ञान विषयक इस लेखन परंपरा को बरकरार रखा और कोशिश की कि साहित्येतर लेखन को भी हिंदी में यथासंभव प्रोत्साहित किया जाए, प्रेरित किया जाए, जिससे हिंदी की क्षमता और सामर्थ्य का बोध यत्र तत्र सर्वत्र हो सके। बड़ी बड़ी संस्थाओं ने, स्वयंसेवी संस्थाओं ने, प्रकाशन संस्थाओं ने इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य, रचनात्मक और लेखनीय कार्य किया है। व्यक्तिगत रूप से भी रचनाकारों ने अपनी अभिरुचि का विषय बनाकर ऐसे अनुशासनों और विषयों पर लेखन की एक सशक्त परंपरा हमें उपलब्ध कराई है। तो मित्रों, इस बात से यह तो ज्ञात हुआ कि भारतेंदु युग से जो ज्ञान साहित्य लेखन की परंपरा हिंदी में उपलब्ध होती है, प्रारंभ होती है, वह धीरे धीरे आगे बढ़ती है और हिंदी के स्थापित रचनाकार इस ज्ञान साहित्य लेखन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
इस विषय को यहीं अल्पविराम देते हुए पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।